नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ती, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी इसे चर्चित एकांकी को हम देख रहे हैं। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी का एक चर्चित एकांकी है। इसके पूर्व की ताशिका में हमने जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय और इस एकांकी की कथा वस्तु की विस्तृत चर्चा की है। इस एकांकी को देखने के बाद कई सारे जो प्रश्न हैं हमारे मन में उपस्थित होते हैं। कई ऐसी महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने हमारे सामने उपस्थित की है। हमने देखा है कि इस एकांकी के जो चरित्र, जिसके अंतर्गत रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद आपस में बातचीत करते हुए बार बार एक हमारा जमाना था इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये जो एक हमारा जमाना था, तो इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हुए अपने जमाने की जो तुलना है वर्तमान समय के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात इस प्रकार का तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, जिस प्रकार का एक विचार हमारे मन में उपस्थित होता है। और इसके संदर्भ में अक्सर कहा जाता है कि एक खास उम्र में लोग अपने जमाने की जो खूबियां हैं उसको याद करते हुए जो नया जमाना है, नया जो समय है, उस समय के साथ उसकी तुलना करते हैं। और किसी को भी इस प्रकार के दो जमाने की इस तरह तुलना करते हुए हम देख पाते हैं। और इस प्रकार की तुलना किसी भी दृष्टि से अर्थात वह ठीक नहीं है, परंतु ये जो समय है वह परिवर्तनशील होता है और समय के साथ वस्तु स्थिति भी बदलती रहती है। हर जमाने के अपने मूल्य होते हैं, अपनी प्रणाली होती है। ज़्यादातर जो बातें हैं, ज़्यादातर जो मामले हैं आधुनिक जमाने में बीती हुई जो बातें हैं, अर्थात उसको हम तुलनात्मक दृष्टि से प्रगतिशील होने की बात करते हैं या होने की बात कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो समय है हमेशा परिवर्तनशील होता है और इस प्रकार का जो परिवर्तन है अर्थात वह प्रगतिशीलता का लक्षण होता है। समय के साथ मनुष्य को चलना है, बदलना है। इस एकांकी में और एक महत्वपूर्ण जो बात है देखने को मिलती है कि रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और विवाह के समय उस उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। ये जो विरोधाभास है अर्थात रामस्वरूप के सामने अर्थात ऐसी कौन सी व्यवस्था है या ऐसा उन्होंने क्यों किया है, या रामस्वरूप का ये जो विरोधाभास है वो क्यों है, तो उसको देखते समय ये बात यहाँ हमारे सामने स्पष्ट होती है कि रामस्वरूप की बेटी उमा जिस समय विवाह लायक हो चुकी है, तो भारतीय परंपरा के अनुसार उन्हें जल्दी से कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह तय करना है। तत्कालीन समय में लड़कियों का अधिक पढ़ा लिखा होना अच्छी बात नहीं थी, इसलिए रामस्वरूप को अपनी बेटी के योग्य वर तलाशने में कठिनाई हो रही थी। तो इसलिए अर्थात वह विवश होकर अपनी लड़की की ये जो उच्च शिक्षा है उसको वह छिपा रहे थे। तो इस प्रकार मजबूरी के कारण अर्थात वह अपने बेटी को उच्च शिक्षित करते हुए भी उसकी उच्च शिक्षा को छिपा रहे हैं। उसके बाद और एक जो बात है यहाँ हमें देखने को मिलती है कि ये जो रामस्वरूप है अपनी बेटी का जो रिश्ता है तय करने के लिए
उमा जिस प्रकार जैसे कि उस लड़के के साथ व्यवहार करती है, अर्थात ये जो उमा का जो व्यवहार है राम स्वरूप को अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उमा ने जो कुछ किया है, अर्थात उसका वो आत्मविश्वास था, उसने जो किया है वो सही किया है, परंतु अपने लड़की द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करना, अर्थात इस प्रकार के व्यवहार की उनके पिता को, राम स्वरूप को ना तो अपेक्षा थी और ना तो इस प्रकार का व्यवहार उनको उचित लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि उसकी शादी होते समय उस वक्त अर्थात उसकी भी बात सुनी जाए। परंतु बुजुर्गों द्वारा इस प्रकार के जो रिश्ते हैं परंपरागत तरीके से किए जाते हैं, तो वर पक्ष को कुछ अधिक ही अधिकार यहाँ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लड़के वाले हर तरीके से ठोक बजाकर लड़की को जांच परखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात किसी भी स्वाभिमानी लड़की को अच्छी नहीं लगेगी। वहीं दूसरी ओर तो इस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है कि ये जो लड़के हैं, लड़के से कोई भी सवाल न पूछा जाए, तो ऐसी बात महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का गला घोटने वाली है। इसीलिए राम स्वरूप को ये जो बातें हैं उमा द्वारा ये जो वो बोलती है या उमा द्वारा जो भी व्यवहार हुआ है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ देखने को मिलती है कि ये जो गोपाल प्रसाद है, लड़के का पिता, वो विवाह को बिजनेस मानता है। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो राम स्वरूप है अपनी बेटी को उच्च शिक्षित होते हुए भी उसकी उच्च शिक्षा छिपा रहे हैं। अतः ये जो दो चरित्र हैं, एक तरफ गोपाल प्रसाद और दूसरी तरफ राम स्वरूप हैं, ये दोनों भी एक प्रकार से अपराधी दिखाई दे रहे हैं, या एकांकीकार ने उनको अपराधी बताया है, अर्थात इन दोनों ने अपराध किया है। जैसे कि एक तो शादी को बिजनेस बता रहा है और दूसरा अपने बेटी की उच्च शिक्षा को वो छिपा रहा है। तो इस प्रकार गोपाल प्रसाद एक बहुत बड़े अपराधी इसलिए है क्योंकि उन्होंने या उनके लिए रिश्ता और व्यक्ति उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई महत्व भी नहीं है उनमें, और ये विवाह को एक बिजनेस समझ रहे हैं। तो दूसरी तरफ रामस्वरूप भी अपराधी इसलिए है क्योंकि वे अपने जमाने के दबाव में आकर अर्थात एक प्रकार का पाप इस प्रकार का कर रहे हैं कि गोपाल प्रसाद के जो बातें हैं उन बातों में अपनी बात मिला रहे हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और अपने बेटी की उच्च शिक्षित होते हुए भी उसको मैट्रिक तक पास होने की बता रहे हैं। तो इस प्रकार अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि गोपाल प्रसाद को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके बेटे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रामस्वरूप भी इसी तरह के अपनी बेटी के पीछे, जैसे कि अपने बेटी का जो पीछा है वो छुड़ाना चाहता है, तो उसके विवाह से मुक्त होना चाहता है। तो इस दृष्टि से वह भी अपराधी है। तो इस प्रकार दोनों भी कि कम अधिक क्यों न हो, दोनों ने भी अपराध किया हुआ दिखाई देता है। हम यहाँ और एक बात देखते हैं कि उमा का ये जो कथन है कि उमा शंकर को लेकर कहती है, गोपाल प्रसाद को कहती है, बेटे के पिता को कहती है कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। तो इस प्रकार का जो संकेत है अर्थात वो बहुत कुछ हमारे सामने सूचित करता है। शंकर, जैसे कि हम देखते हैं कि शंकर किसी आज्ञाकारी बालक की तरह चुपचाप बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वह आज्ञाकारी बालक की तरह है। उसके लिए उसकी अपनी कोई जो इच्छा है उसका कोई मतलब ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस दृष्टि से उमा को ऐसा लगता है कि वह एक आज्ञाकारी बालक की तरह है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, उसकी कोई इच्छा का कोई मतलब ही दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें किसी प्रकार का जो स्वाभिमान है
वह भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार कई सारी जो बातें हैं, कई सारी जो कमियां हैं, उमा शंकर में दिख रही है। ये बात उसके अर्थात यह जैसे कि वो मान लेती है या उसे पता चलता है कि वह इस बात से अर्थात आश्वस्त नहीं है कि उसकी जो पढ़ाई है पूरी होगी, यानी कि इस प्रकार का उसे आत्मविश्वास भी नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है कि उसकी शिक्षा पूरी होगी या नहीं होगी। उसे अपनी भावी पत्नी के व्यक्तित्व को जानने में बिल्कुल रुचि दिखाई नहीं दे रही है। तो इस दृष्टि से उमा क्या करती है, शंकर में कई सारी जो कमियां हैं वो ढूंढती है और सबके सामने रखती है। यह और एक महत्वपूर्ण जो बात है यह उपस्थित होती है कि आज समाज में किस प्रकार के व्यक्तित्व की जरूरत है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की की जरूरत है। तो इस पर विचार करते समय या एकांकीकार के अनुसार एकांकीकार ने इस प्रकार का संकेत दिया है कि आज किस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है। हम देखते हैं, हम जानते हैं कि शंकर जैसे लड़के समाज पर बोझ सिद्ध होते हैं। शंकर अपने पिता की कमाई पर ऐश करना जानता है। उमा में एक प्रकार का आत्म सम्मान है, वह आत्म सम्मान से कूट कूट भरी हुई है। उसे जो बाहरी दिखावा है बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए इस समाज को उमा जैसी लड़की की जरूरत है, ये बताने की कोशिश एकांकीकार ने की है। हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी इस प्रकार का जो शीर्षक है बहुत ही सार्थक दिखाई दे रहा है। इस नाटक में हम जानते हैं कि दो प्रमुख पात्र हैं, एक उमा का और दूसरा शंकर है। ये जो दोनों पात्र हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। एक और उमा के पास स्वाभिमान दिखाई दे रहा है तो दूसरी ओर शंकर के पास स्वाभिमान की सख्त कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी उसी स्वाभिमान का सूचक है, इसलिए ये जो शीर्षक है बहुत ही सार्थक और सटीक दिखाई दे रहा है। यहाँ और एक जो प्रश्न है हमारे मन में उपस्थित होता है कि इस कथा वस्तु को देखने के बाद या इस कथा वस्तु के आधार पर इस एकांकी का प्रमुख चरित्र किसे मानना चाहिए। हम देखते हैं कि इस एकांकी के आरंभ से लेकर अंत तक जो संवाद है रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के अधिक मात्रा में है, लेकिन जो पूरा एकांकी है वह उमा के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एकांकी के शुरू की सारी जो तैयारी है वह शादी तय करने के लिए होती है, अर्थात वो शादी किसकी है, उमा की है। इस एकांकी का अंत भी हम देखते हैं कि उमा के जो मुखर विरोध से होता है या उसकी जो आत्मा की जो बात है, उसकी जो आग है किस प्रकार भड़क रही है। तो इस प्रकार इस एकांकी के आरंभ से लेकर अंत तक भले ही रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के संवाद अधिक मात्रा में है परंतु वो उमा को लेकर है। तो इस दृष्टि से या समग्र दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो इस एकांकी की जो कथा वस्तु है वह उमा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके कारण इस एकांकी का जो प्रमुख पात्र है वह उमा ही है। तो इस एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की जब हम चारित्रिक विशेषता की बात करते हैं तो रामस्वरूप आधुनिक ख्याल के व्यक्ति है, लेकिन वे जमाने से समझौता करते हुए भी दिखाई देते हैं या समझौता करने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनके द्वारा उमा की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को वो प्रोत्साहन करते हैं, परंतु दूसरी तरफ आधुनिक ख्यालों को दर्शाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि उमा की शादी के लिए कुछ समझौते उनको करने के लिए मजबूर दिखाया गया है। जैसे कि एक तरफ तो आधुनिक ख्याल के कारण वे अपने लड़की को उच्च शिक्षित बनाते हैं, परंतु दूसरी तरफ जैसे कि यहाँ लड़की के विवाह के लिए या कुछ समझौते करने के कारण अपनी लड़की की जो उच्च शिक्षा जो छिपा रहे हैं। तो इस प्रकार
यहाँ गोपाल प्रसाद के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो गोपाल प्रसाद बड़े ही जैसे कि घटिया आदमी है, क्योंकि वे शादी को एक बिजनेस समझ रहे हैं। यानी कि उनके मन में व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार को कोई स्थान नहीं दिखाई देता है। जो मानवीयता का जो दर्शन है वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस प्रकार वो शादी को एक बिजनेस समझते हैं। वे उस पुरुष प्रधान समाज के पक्षधर लगते हैं जिसमें स्त्रियों के लिए कोई उनके मन में स्थान ही नहीं है। इस एकांकी के उद्देश्य को लेकर जब हम बात करते हैं तो एकांकीकार का जो उद्देश्य है स्पष्ट रहा है, और इस एकांकीकार का जो उद्देश्य है वह समाज की जो विडंबना है वह सबके सामने रखनी है या सबको दिखाना है। और ये जो समाज है जो कि आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, एक तरफ समाज आगे बढ़ने की इच्छा रखता है तो दूसरी तरफ उसकी ये जो बेड़ियां हैं उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। तो लेकिन यहाँ हर काल में हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जो पुरानी बेड़ियां हैं उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा जो उदाहरण है राम स्वरूप के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे कि लड़की को अधिक उच्च शिक्षित न करने वाली ये जो समाज की जो धारणा है या एक प्रकार का जो बंधन है उसको तोड़ने का काम राम स्वरूप ने किया हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार का एकांकीकार का जो उद्देश्य है समाज की ये जो विडंबना है उसको सबके सामने रखना है। और एक महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ देखने को मिलती है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के हेतु जैसे कि एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से कौन से प्रयास किए। हम देखते हैं कि ये जो एकांकी है एक सामाजिक समस्या पर आधारित एकांकी है। जैसे कि सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की समस्या है। वैवाहिक समस्या को लेकर ये एकांकी लिखा गया है। वैवाहिक समस्या के अंतर्गत भी विवाह पूर्व जो दिखाई रस्म वाली जो प्रथा है, रूढ़ी है या रस्म है, ये जो समस्या है या समाज का एक ज्वलंत जो प्रश्न है उसको हमारे सामने उपस्थित करने का प्रयास किया है। और इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने जो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने का या स्थान दिलाने का जो प्रयास है किया हुआ दिखाई देता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो कोशिश है वह महिलाओं को शिक्षा के दृष्टि से प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने राम स्वरूप के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित या महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उसको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रयास किया हुआ दिखाया गया है। और ऐसा कहा गया है कि जैसे कि यदि आप किसी महिला को शिक्षा या शिक्षित करते हैं, शिक्षा दिलाते हैं या शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को और समाज को शिक्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ एकांकीकार के अनुसार एक महिला को शिक्षित करना उसके परिवार को या उसके आसपास के समाज को शिक्षित करना है। तो इस दृष्टि से जैसे कि महिलाओं के प्रति पुरुष का जो दृष्टिकोण है बदलने की जरूरत का जो संकेत है वह एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से उपस्थित किया है। तो इस प्रकार हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।